ध्यान देते लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था, आपका नाम होगा मालूम होगा हमने चैप्टर कौन सा शुरू किया था। पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था, जिसमें से ग्रुप नंबर 13 हम पढ़ रहे थे। ग्रुप नंबर 13 का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था आपको, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया था। अब उस चैप्टर के बारे में बहुत सारा इंट्रोडक्शन लेने के बाद अब हम टिपिकली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। पेज बाय पेज जो जो कंटेंट्स अपने को दिए सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब ध्यान देना, पहली पेज के अंदर इंट्रोडक्शन आपको दिया और साथ में पहली पेज में हाईलाइट करके देखेंगे तो पहले पैराग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा इनर कोर। इनर कोर क्या शब्द होता है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इनर कोर मतलब मैंने बता दिया था कि क्या होता है। अगर आपको अभी भी याद नहीं तो पिछला वीडियो देख लो। फिर उसके बाद भाई एक नया शब्द आपको मिलता है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाईलाइट करके पहले पेज पे जो शब्द मिल रहा है उसको देख लो। दूसरा शब्द जो अपने को मिला हुआ है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कौन से चैप्टर में, जो आपको मालूम होगा वो चैप्टर कौन सा था आप मुझे याद दिला देना। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने उसको पढ़ लिया था। केमिकल पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है गाइस वो पढ़ लिया था। लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए होंगे तो एक क्विक रिवाइज में आपको करा देता हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ आपका पी ब्लॉक के अंदर होता है। पी ब्लॉक के अंदर बात करेंगे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन ग्रुप नंबर 18। ऐसे टोटल अपने को 6 ग्रुप दिए हुए, जिसमें से मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली ग्रुप नंबर 13 एंड 14 को हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं एंड ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 को, इन 4 ग्रुप को हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। भाई ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जानने के पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। आई थिंक अगले पेज के ऊपर आपको दिया होगा। जैसा हम अगले पेज की तरफ जाएंगे देखो आपको दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी का पेज नंबर 308 है। 11वीं का जो एनसीईआरटी है उसमें ग्रुप नंबर 13 है, उसमें पेज नंबर 308 है मेरे एनसीईआरटी के हिसाब से। मेरी पुरानी वाली एनसीईआरटी है, आपकी एनसीईआरटी में देख लो नई एनसीईआरटी में कौन सा पेज नंबर दिया हुआ है। भाई उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 इनके बारे में हम क्या जानकारी लेंगे अभी देखो। ग्रुप नंबर 13 है तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहे, 14 है तो 4 है, 15 है 5 है, 16 है तो 6, 17 7 और 18 कितना है 8 है। तो ग्रुप वाइज अपने को दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 13 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई ग्रुप नंबर 13 में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारों के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 में जितने सारों के आउटर मोस्ट शेल में 4, 15 के आउटर मोस्ट शेल में 5, 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8 होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जानने के पहले एक चीज को ध्यान से देख लेना, ग्रुप नंबर 13 में क्या बोला है। ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट अपने को बताने की जरूरत नहीं है, बोरॉन होता है। ग्रुप नंबर 14 का कार्बन, फिर यहाँ पे पहला वाला होता है आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन यहाँ पर, फिर आपका फ्लोरीन, देन नियॉन। इस तरीके से आपका होता है गाइस। फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद ध्यान देके देखना क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे इनर्ट फेयर इफेक्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये ग्रुप नंबर 13 है तो भाई आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसलिए अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या फिर लॉस करता है तो उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। और अगर वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट जिनको मालूम है वो समझ गए होंगे क्यों, जिनको नहीं मालूम उनको एक्सप्लेन करूंगा। ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों शेयर करेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 दिखाएगा। ग्रुप नंबर 15 में 5 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो जरूर दिखाएगा अगर आउटर मोस्ट शेल में पांचों के पांचों शेयर करता है तो। लेकिन अगर उसमें मान लो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा दिया तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। और साथ ही में अगर मान लो उसने आउटर मोस्ट शेल के जो 5 है इसके पास, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो गेन करने की वजह से -3 चार्ज आता है तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। ये 16 नंबर वाले की बात करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 शेयर करेगा तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अगर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और इसके अलावा भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने शेयर कर लिए तो +2 और गेन कर लिए तो -2, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। देखो आपके बुक के अंदर दिया होगा। वही बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 की, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अगर मान लो कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा दिया तो +5। इसके अलावा सातों के सातों इसने शेयर कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन तो +7, सातों के सातों अगर ये शेयर कर ले तो +7। अगर इसने इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा दिया तो +2 और मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया तो +1, 3 शेयर किया तो +3 और 5 की तो हमने डिस्कस कर ली थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा 3 क्यों शेयर करेगा सर।
3 शेयर कर लेगा तो आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 3 शेयर कर लेगा तो 10 हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये तो बात करने की जरूरत ही नहीं इसकी। प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 के 8 शेयर करेगा, प्लस 8 आएगा। और आप बोलेंगे नोबल गैस है सर, नोबल गैस अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा देता है तो +6, इसके अलावा +4 एंड +2 ये भी दिखाता है। अब इनके अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, वो कौन सी कंट्रोवर्शियल चीजें उनको हम डिस्कस करते हैं। इनके बारे में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इस रो के बारे में आउटर मोस्ट शेल में 3 है, 3 शेयर करेगा तो +3, आउटर मोस्ट शेल में 4 है, 4 शेयर करेगा तो +4 और सो ऑन 18 तक के, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर उसके अलावा ये इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम हो जाता है। ये क्यों होता है अभी बता देता हूँ। ये यहाँ +3 है, 2 से कम हो गया +1, +4 है, 2 से कम हो गया +2, +5 2 से कम हो गया +3, +6 है, 2 से कम हो गया +7 है, 2 से कम हो गया +8 है, 2 से कम हो गया। जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर भाई 2 से कम हो जाता है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम हो रहा है तो किस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए मुझे पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा पीरियोडिक टेबल मेरा सामने रखा हुआ है, तो वो पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी पीरियोडिक टेबल ले आओ भाई, कोई तो भी पीरियोडिक टेबल लाया जा रहा है और उसके ऊपर से मैं अभी आपको बता दूंगा। बस 1 मिनट का इंतजार। ये देखो, ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसके अंदर पी ब्लॉक की बात करेंगे, स्पेशली सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं भाई। पी ब्लॉक के अंदर ध्यान से देखना, ग्रुप नंबर 13 है ये, फिर आपका ये 14 है, फिर आपका ये 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ग्रुप नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट दिखाएगा। नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, 2 से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। ग्रुप नंबर 14 वाले जो है, ऊपर वाले एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से +4 दिखाएंगे, नीचे वाला जो नीचे के एलिमेंट्स है वो 2 से ऑक्सीडेशन नंबर अपना कम कर देते हैं, +2 दिखाते हैं। वैसे ग्रुप नंबर 15 के लिए ऊपर वाले +5, नीचे वाले +3, 16 के लिए ऊपर वाले +6, नीचे वाले +2, 17 के लिए ऊपर वाले +7, नीचे 16 के लिए ऊपर वाले +6, नीचे वाले +4, 17 के लिए ऊपर वाले +7, नीचे वाले +5 और 18 के लिए ऊपर वाले आपके +8 और नीचे वाले +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर वाले एलिमेंट का जितना है उतनों से 2 से कम होता है नीचे वाले एलिमेंट का। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, वो कौन से वाले 2 इलेक्ट्रॉन, एस के 2 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी पी ब्लॉक के ग्रुप का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, चाहे वो 13 नंबर के ग्रुप का हो तो वो NS2 NP1 होगा, 14 वाले का है NS2 NP2 है, 15 वाले का है NS2 NP3 है, 14 वाले का है NS2 NP5 हो जाता है आपका। सॉरी, ये 13, 14, 15 अभी 16 NS2 NP4, फिर आपके 17 वाले का NS2 NP5 एंड देन लास्टली आपके 18 वाले का इधर लिख देता हूँ NS2 NP6 हो जाता है। ये आपके ग्रुप नंबर 13 का, ये 14 का, 16 का, 15 का, 16 का, 17 का और ये 18 का। लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन मैंने सबका लिखा हुआ है, आपको मालूम है सबके सेल में कंपल्सरीली S में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाते हैं। आ गए भाई S में 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो S के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये नीचे वाले एलिमेंट के लिए इनर्ट हो जाते हैं। क्यों इनर्ट हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रुप में जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लो पी ब्लॉक के अंदर ऊपर वाले एलिमेंट की और नीचे वाले एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो ऊपर वाले में D और F ऑर्बिटल नहीं होता है। फील्ड D में 10 इलेक्ट्रॉन, D में 14 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाले में फील्ड D ऑर्बिटल नहीं होता है और नीचे वालों में फील्ड D ऑर्बिटल होता है और F ऑर्बिटल भी होता है। वैसे पी ब्लॉक में हर ग्रुप के लिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 पी ब्लॉक के हर ग्रुप के लिए ऊपर वाले एलिमेंट के लिए फील्ड D और F ऑर्बिटल नहीं होता है और नीचे वाले हेवियर एलिमेंट्स के लिए फील्ड D और F ऑर्बिटल होता है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि फील्ड D और F ऑर्बिटल पुअर शेल्डिंग इफेक्ट देता है और इसी पुअर शेल्डिंग इफेक्ट का नतीजा है कि नीचे वाले एलिमेंट के पुअर शेल्डिंग इफेक्ट दिखाने की वजह से ये जो आउटर मोस्ट शेल के S के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये नीचे वाले हेवियर एलिमेंट के लिए न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये S के 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होने की वजह से ये S के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले किसी के साथ बॉन्ड बना पाते नहीं हैं।
जैसे कि ग्रुप नंबर 13 में देखा जाए तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी ने 3 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले ही एलिमेंट है जो कि 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट 3 बॉन्ड नहीं बना पाते, वो सिर्फ 1 बॉन्ड बना पाता, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट में ये जो s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट की वजह से। और पुअर शेल्डिंग इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल आने की वजह से वो फील्ड डी ऑर्बिटल पुअर शेल्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, और इसी का नतीजा है कि एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसी के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन खुद ही के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट है आउटर मोस्ट शेल के, किसी और के साथ बॉन्ड बना पाते नहीं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम हो जाता है। फिर यहाँ पर भी वैसे, यहाँ पर भी हर जगह वैसा। अगर किसी ने आपको सीधा सीधा पूछा भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन करो, तो क्या एक्सप्लेन करना? बोलना पी ब्लॉक के हर ग्रुप में ऊपर वाले एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उससे नीचे वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम हो जाता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, नीचे वाले जो एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के ये जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट हो जाते हैं। ये किस वजह से इनर्ट हो जाते हैं? ये उसी के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि उन नीचे वाले एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक के नीचे वाले एलिमेंट्स में पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है। किस वजह से होता है? पी ब्लॉक के नीचे वाले एलिमेंट में डी एंड एफ ऑर्बिटल में, पी ब्लॉक के नीचे वाले एलिमेंट में डी और एफ ऑर्बिटल फील्ड आने की वजह से वो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट दिखा देते हैं, और इसी पुअर शेल्डिंग इफेक्ट की वजह से पी ब्लॉक के एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स के एस के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट होने की वजह से वो उसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ऊपर वाले एलिमेंट के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, नीचे वाले एलिमेंट के अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो 2 से ऑक्सीडेशन नंबर आपका कम हो जाता है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए आप देख रहे होंगे ग्रुप नंबर 13 में ऊपर वाले एलिमेंट 3 बॉन्ड बनाएंगे तो +3, नीचे वाले 2 कम बनाएंगे तो +1, 14 में +4 ऊपर वालों का, नीचे वालों का +2, 15 में ऊपर वालों का +5, नीचे वालों का +3, 16 में +6, नीचे वालों का +4, 17 में +7, नीचे वालों का +5, 18 में ऊपर वालों का +8, नीचे वाले का +6। तो 2 से ऑक्सीडेशन नंबर कम होने वाली जो ट्रेंड है आप यहाँ देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, केमिकल पीरियोडिसिटी चैप्टर के अंदर हमने इसको देखा हुआ है। चलो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने लिखी हुई ये है। अब देखो 15 नंबर का ग्रुप है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बनाएगा तो +5, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है तो +3, और लेकिन अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने 3 अगर गेन कर लिए तो भाई -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्लियर है। 16 की बात करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और 6 के 6 शेयर करता है तो +6 दिखाएगा। अगर मान लो उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो +2, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो -2 दिखाएगा। यहाँ तक भी ओके होगा। दिक्कत यहाँ आने वाली है, यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 की बात करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है सर, अगर ये सातों के साथ अपने शेयर कर लेता है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। नीचे वाले एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 दिखाएगा। अगर उसने एक शेयर कर लिया तो सर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सर ये +3 कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा भाई, ये इस वजह से आता है क्योंकि हेलोजन्स के उन हेलोजन में, ग्रुप नंबर 17 मतलब आपका हेलोजन वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 मतलब हेलोजन वाला, तो जिन हेलोजन के अंदर डी ऑर्बिटल होता है, जिन हेलोजन के अंदर डी ऑर्बिटल होता है उनमें आपके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री अप हो जाते हैं, और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं जब मैं ग्रुप नंबर 17 पढ़ाऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल का, तब आपको इसका बता दूंगा। और उसके बाद ग्रुप नंबर 18 में भी सेम वैसे ही, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस करेगा। अगर वो 8 के 8 शेयर कर लिया, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अरे सर ग्रुप नंबर 18 तो नोबल गैसेस का होता है। नोबल गैसेस तो खुद स्टेबल होती है तो बॉन्ड बनाती नहीं? बनाती है भाई, बिल्कुल बॉन्ड बनाती है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। नोबल गैसेस किस तरीके से आपकी बॉन्ड बनाती है, वो कुछ कंडीशंस पे बनाती है। जब मैं आपको ग्रुप नंबर 18 पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल का, उस समय आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। अगर उसने 8 के 8 शेयर कर लिए तो +8, और इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा दिया तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। और इसके अलावा +4 एंड +2 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कंडीशंस पे दिखाते हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिसको हम कंबाइंड स्टेट में बनवाते हैं। वो कैसे बनवाते हैं, जब पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 18 अगर हम देखेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उन कंपाउंड के अंदर बहुत रेयरली आपको नोबल गैसेस, रेयरली +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हुए मिलेंगी, लेकिन वो आपको बहुत रेयरली मिलेगा। बहुत कम टाइम है ऐसे कंपाउंड है कि जिनके अंदर अपने को दिखने को मिलेगा। भाई आगे बढ़ते हैं, ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया आपको।
और साथ ही में मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का पेज नंबर 308 पे बस यही एक्सप्लेन किया हुआ है, बस एक छोटा सा पॉइंट है, नया है, यह काम का पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कौन सा पॉइंट है। मैं टिपिकली ग्रुप नंबर 13 लिखता हूँ, ठीक है, 13 लिख लो। अब मैंने आपको बता दिया ग्रुप नंबर 13 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP1 होता है, क्लियर है। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर मैं यहाँ बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, लिख लिया एलिमेंट। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन तो छोड़ो, कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं लिख रहा मैं इसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा, बस आउटर मोस्ट शेल में। इसके आउटर मोस्ट शेल में रहेगा 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। देखो पॉइंट क्या है, मजेदार पॉइंट है, इतना बढ़िया पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट है, आपको बहुत काम में आएगा भाई। इसका साइज ना बोरॉन का छोटा है, एल्यूमिनियम का बड़ा, गैलियम का तो छोटा हो जाता है, इंडियम का बड़ा हो गया, थैलियम का बड़ा हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर से हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ रही है। अब होता यह है कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ने की वजह से आपका ये जो s ऑन p ऑर्बिटल है, इनके बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं अभी बात कहने जा रहा हूँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर दिक्कत आ सकता है। ये देखो, ये s और ये p सेम शेल के, दोनों सेम शेल के, ये भी सेम शेल के, ये भी सेम शेल के, ये भी सेम शेल के, और ये भी सेम शेल के हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से, इनका 6th शेल है, इनका 5th है, इनका 4th है, इनका 3rd है, इनका 2nd है, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटम का साइज भी बढ़ते जा रहा है। और एटम का साइज बढ़ने की वजह से आपका होता क्या है, ये जो s ऑन p ऑर्बिटल है, इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ता है। फिर आप बोलेंगे अरे सर ये तो सेम शेल के हैं, तो सेम शेल के तो इनकी एनर्जी तो सेम होनी चाहिए। भाई इनकी शेल की एनर्जी सेम है, लेकिन इनकी ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है। तो होता क्या है, ये 2s एंड 2p की, ये दोनों के बीच की जितनी एनर्जी गैप रहेंगी उससे ज़्यादा 3s एंड 3p की रहेगी, फिर उससे ज़्यादा 4s एंड 4p की रहेंगी, फिर उससे ज़्यादा 5s एंड 5p की रहेंगी, फिर उसके ज़्यादा 6s एंड 6p की रहेंगी। तो पॉइंट अपने को क्या मिला, जैसे हम p ब्लॉक में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटम का साइज बढ़ता है। ऐसा होने की वजह से सेम शेल के सेम ऑर्बिटल जो है, सेम शेल के ऑर्बिटल सही है, सेम शेल के ऑर्बिटल जो होते हैं उनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ता है। तो एटम छोटा है तो इसमें 2s एंड 2p का सेम शेल के जो ऑर्बिटल है उनके बीच का एनर्जी गैप यहाँ कम है, और जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं ये जो सेम शेल के ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एनर्जी गैप क्या होते जा रहा है भाई, बढ़ते जा रहा है। तो इस पॉइंट को हमने याद रखना है, इसके ऊपर जरूर एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पॉइंट शायद एनसीईआरटी में दिया है, नहीं दिया आप देख लो, लेकिन काम की बात है, इसको इंपॉर्टेंट करके याद रख लेना भाई। अगली पेज की तरफ बढ़ रहे एनसीईआरटी में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला पेज की तरफ हमारे पेज नंबर 309 है। पेज नंबर 309 पे अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 13 की बात की जा रही है। ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली क्यों कहते हैं, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था। इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट बोरॉन है, और इसलिए इसको बोरॉन फैमिली हम कहते हैं। तो भाई ग्रुप नंबर 13 की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, उसके अंदर मैं बोरॉन के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। बोरॉन खुद एक नॉन मेटल होता है, बोरॉन खुद एक नॉन मेटल है, बाकी ये सारे के सारे मेटल्स हैं। लेकिन बोरॉन नॉन मेटल होने के बावजूद भी सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन के बारे में और कुछ चीज़ें जिनको आपने अपने एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन मार लेना है और इसको हमेशा के लिए याद रखना है। वो कौन सी चीज़ें भाई, बोरॉन जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, और हार्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, बोरॉन तो नॉन मेटल है, ये दोनों मेटल है, नीचे वाले भी सारे मेटल है, लेकिन बोरॉन तो नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम गैलियम मेटल है, लेकिन इतने स्ट्रांग मेटल नहीं जितने कि इंडियम एंड थैलियम है। इंडियम एंड थैलियम आपके काफ़ी स्ट्रांग मेटल होते हैं, इस बात को याद रखना। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 13 के बारे में ये बता रहे कि ऑकरेंस, मतलब ये कहाँ अपने को मिलेगा भाई। ऑकरेंस के ऊपर वैसे तो सवाल नहीं पूछते कि किस जगह पे आपका एलिमेंट मिलेगा, किस जगह पे नहीं मिलेगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमेशा से याद रखना, ऑकरेंस वाला जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ में मोस्टली फॉर्मूलेज दिए जाते हैं, और उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपकी बुक में
एनसीईआरटी में दिया एक फॉर्मूला ऑर्थोबोरिक एसिड, वो होता है H3BO3। उसके बाद बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। उसके बाद कैर्नालाइट का फॉर्मूला दिया है Na2B4O7.4H2O। तो ये भाई इन फॉर्मूले के ऊपर एनसीईआरटी में से चुन के सवाल अगर पूछा जाएगा, मोस्टली नीट वालों को तो पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि नीट वालों को आएगा तो जेई वालों को नहीं आएगा, उनको भी आ सकता है। इसलिए इनको कहते ही इग्नोर मत करना, इन फॉर्मूलों को अंडरलाइन करके इसको हमेशा के लिए याद कर लो। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बता रहे हैं कि बोरॉन के 2 आइसोटोप्स है, हमें बताने की जरूरत नहीं कौन से हैं, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। तो बोरॉन के 2 आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर तो भाई इसका 5 है, बोरॉन 10 एंड बोरॉन आपका 11, ये 2 आइसोटोप्स हैं। इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा ये 11 वाला 81% मिलता है और ये 19% अपने को मिलता है। इनका एबंडेंस भी दिया है, मतलब कितने प्रतिशत ये अवेलेबल होता है नेचर में। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे, और एक अपने को फॉर्मूला मिल रहा है उसके अंदर, वो है बॉक्साइड। बॉक्साइड मतलब एल्यूमिनियम की ओर होती है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और उसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। फिर उसी के साथ साथ आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो आगे अपने को केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, और उसके बाद अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट मैं उसी दिन आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सेकंड पीरियड का है, इसलिए आउटर मोस्ट शेल का 2s2 2p1। ये थर्ड पीरियड का, इसलिए 3s2 3p1। एंड देन उसके पहले कि जो इनर कोर होते हैं, इनर कोर के अंदर क्या होता है, एक तो नोबल गैस होती है और साथ में DNF ऑर्बिटल होता है, वो हमने पहले वीडियो के अंदर देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडाई की हमने डिस्कशन किया था उस दिन, काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। उसकी वैल्यूज अगर हम लिख लेंगे एटॉमिक रेडाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और उसी पॉइंट के ऊपर मैंने आपका उस दिन वीडियो खत्म कर दिया था। तो भाई वही पॉइंट को आगे यहाँ बढ़ाते हैं, और एक पॉइंट के साथ साथ मैंने आपको 2 चीजें वहां बताई थी, एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन था एंड एक डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन था। तो ये 2 चीजें क्या होती है, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ज़्यादा डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है ये किसी और चैप्टर से है, DNA ब्लॉक चैप्टर से है, तो इसलिए उन चैप्टर के अंदर उसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। भाई वो थोड़ी जानकारी के अंदर देख लो क्या है। सबसे पहले साइज की हम बात कर रहे थे, उस दिन हमने एलिमेंट भी लिखे होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, इनका साइज भी लिखा था। ये 88 था, ये आपका एटॉमिक साइज 143 था, ये 153 135 था, ये 167 एंड दिस इज 170। इसके बारे में जब हमने चर्चा करी थी तो 2-4 बातें हमने कही थी। पहला पॉइंट हमने कहा था कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम आपका साइज बढ़ने का कारण है ये है कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम जब आपका साइज बढ़ रहा है तो एल्यूमिनियम के अंदर फील्ड D और F ऑर्बिटल नहीं है, और क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर फील्ड D और F ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से आपके एल्यूमिनियम के अंदर पुअर शेल्डिंग इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए साइज को बढ़ने से कहीं पर भी रुकावट नहीं है। जब आपका किसी आइटम के अंदर फील्ड डी या एफ ऑर्बिटल आता है तो उस वजह से पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है, और वो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उसी एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन पोजेस करते हैं, जिस वजह से एटम का साइज बढ़ने से रुक जाता है। और एटम का साइज बढ़ने से रुक जाने के वजह से जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़ता है, ऐसा बेसिकली होता है। वैसे हम एल्यूमिनियम टू गैलियम जाएंगे तो भाई गैलियम के अंदर आपका डी ऑर्बिटल आता है, और गैलियम के अंदर का जो डी ऑर्बिटल है वो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट दिखा देता है, और वो इतना पुअर शेल्डिंग इफेक्ट दिखा देता है कि उसके कंपैरिजन में एल्यूमिनियम टू गैलियम जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़े हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़े, एक ऑर्बिट भी बढ़ा, ऊपर से नीचे आते आते एक ऑर्बिट भी बढ़ा, एक शेल भी बढ़ा। एक शेल बढ़ने से साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सर शेल बढ़ने से जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उससे ज्यादा इफेक्ट इस गैलियम के अंदर आने वाले डी ऑर्बिटल के पुअर शेल्डिंग के वजह से हो गया, जिस वजह से साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना बड़ा नहीं बल्कि कम हो गया, बहुत ही पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से। फिर आपका गैलियम टू इंडियम बढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी साइज, लेकिन जितनी ज्यादा बढ़नी चाहिए थी अगेन उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि इंडियम के अंदर भी DNF ऑर्बिटल आया होगा, उन्होंने पुअर शेल्डिंग इफेक्ट किया होगा। और आपके इंडियम टू थैलियम तो देख ही लो भाई, बहुत ही कम बढ़ा, 3 का इंक्रीज है। सर एक शेल बढ़ा तो 3 से साइज क्यों बढ़ा? भाई एक शेल बढ़ने की वजह से तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था, बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा साइज? इसलिए साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि इनके अंदर DNF ऑर्बिटल आता है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा पुअर शेल्डिंग इफेक्ट दिखा दिया।
और इसी पुअर शेल्डिंग इफेक्ट का नतीजा है कि साइज में उतना इंक्रीज आया नहीं। अब बस थोड़ा इनको देखना ध्यान से। अगर इन दोनों की बात करेंगे, ये थैलियम, तो थैलियम के अंदर अगर हम देखेंगे यहां से यहां साइज ज्यादा न बढ़ने का कारण मैंने उस दिन बोर्ड पे लिखा था, लास्ट वीडियो खत्म करते समय आपको याद होगा, वो था लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, अब ये लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्यों हुआ उसका कारण ध्यान से सुन लो। लेकिन उसके पहले ये जो आपका ये है गैलियम टू इंडियम, ज्यादा साइज नहीं बढ़ा। ये ज्यादा साइज न बढ़ने का कारण मैंने बताया था, ये यहां पर, या फिर यहां पर भी ज्यादा नहीं बढ़ा, यहां पर ये था डी ब्लॉक कंट्रैक्शन। अब ध्यान से देखना भाई होता क्या है। पहले डी ब्लॉक कंट्रैक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन एक्सप्लेन करूंगा। अभी अगर आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखो। इसके अंदर अगर हम देखेंगे यहां पे, तो ये आपका 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। तो ये आपका जो इंडियम है, इंडियम का साइज देखो कितना है, 167 है, इसका 135 है। यहां से यहां गए, फिर यहां से वहां गए, तो साइज उतना ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये इमीडिएट डी ब्लॉक के बाजू में है। यहाँ डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक के ये इमीडिएट बाजू के एलिमेंट्स है। जो डी ब्लॉक की इमीडिएट बाजू के एलिमेंट होते हैं ना, ये इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं। बेसिकली गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनको ये जो है एकदम बॉर्डर पे है ना, डी ब्लॉक है, इसी के बॉर्डर पे ये एलिमेंट्स आ रहे, तो दीज आर बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट है और इमीडिएट डी ब्लॉक के बाजू में होने की वजह से ये जो डी ब्लॉक का जो भी इफेक्ट है, जो इफेक्ट डी ब्लॉक के अंदर होता है, वही इफेक्ट थोड़ा बहुत इनके ऊपर भी हो जाता है। और इसी इफेक्ट का नतीजा है कि आपके इंडियम का साइज उतना ज्यादा बड़ा नहीं। हालांकि गैलियम टू इंडियम जाते समय जितना ज्यादा आपका साइज बढ़ना चाहिए था उतना ज्यादा बड़ा नहीं, एल्यूमिनियम टू गैलियम जाते समय भी जितना ज्यादा साइज बढ़ना चाहिए था उतना ज्यादा बड़ा नहीं। वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों केसेस में आपका डी ब्लॉक कंट्रैक्शन हुआ है। डी ब्लॉक कंट्रैक्शन क्या चीज होती है भाई, ये भी समझा देता हूँ, ध्यान से देख लो। बड़ी मुश्किल से पीरियोडिक टेबल को मैंने पकड़ के रखा हुआ है। अब ये डी ब्लॉक में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आप किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका लिखो, इसमें डी में 1 आता है, इसमें डी में 2, डी में 3, डी में 4, डी में 5, डी में 6, डी में 7, डी में 8, डी में 10 और डी में 10। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में, तो डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। इनमें डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। इसमें डी में 1 रहेगा तो फिर इधर बढ़ते जाएगा, इसमें भी डी में 1 रहेगा तो बढ़ते जाएगा, इसमें डी में 1 है तो बढ़ते जाएगा। और वो डी में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, आपको मालूम है डी में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतना ज्यादा वो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट देता है। तो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते, शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, एंड शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से एटम का साइज धीरे धीरे कम होते जाता है। तो वैसे ही लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटम का साइज कम होता है। इसी वजह से एटम का साइज कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साथ ही में डी का इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, और डी का बढ़ने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, जिस वजह से आपका एटम का साइज धीरे धीरे कम होता है। तो लेफ्ट टू राइट एटम का साइज डी ब्लॉक में कम होता है, और एक गैलियम एंड इंडियम इमीडिएट डी ब्लॉक जो में ही है, मतलब बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, वही साइज होने वाला इफेक्ट गैलियम इंडियम के ऊपर होता है। इसलिए गैलियम एंड इंडियम की साइज जितनी ज्यादा बढ़नी चाहिए थी उसके ऊपर वाले एलिमेंट के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा बढ़ती नहीं, क्योंकि उनके ऊपर डी ब्लॉक के कंट्रैक्शन का इफेक्ट होता है। इस बात को याद रखना। और दूसरी चीज है सर थैलियम, थैलियम भी तो डी ब्लॉक के बाजू में, और थैलियम के ऊपर डी ब्लॉक कंट्रैक्शन का इफेक्ट क्यों नहीं होता सर, इस पे भी तो होना चाहिए क्योंकि ये भी डी ब्लॉक के बाजू में। जैसा डी ब्लॉक में कंट्रैक्शन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डी ब्लॉक के अंदर जैसे जैसे आपका एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है डी ऑर्बिटल में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज धीरे धीरे कम होता है। तो वही डी ब्लॉक कंट्रैक्शन थैलियम के ऊपर क्यों नहीं होता, आपने तो वहां लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन लिखा हुआ है भाई। जैसे डी ब्लॉक में कंट्रैक्शन है, डी ब्लॉक कंट्रैक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वैसे लैंथेनॉइड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लैंथेनॉइड आपको देखो कहाँ पे आता है, 6th पीरियड में आता है, यहाँ पे 6th पीरियड में, और 3rd ग्रुप में यहाँ लैंथेनॉइड आता है। 3rd ग्रुप एंड 6th पीरियड में आपका लैंथेनॉइड आता है, 3rd ग्रुप एंड 6th पीरियड में आपका लैंथेनॉइड आता है। और ये लैंथेनॉइड के अंदर होता क्या है, एक्चुअली इसको बाहर लिखा गया, आपको मालूम होगा, ये दो पट्टियां हैं, यानी कि दो आपके लैंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है। ये बेसिकली सीरीज यहाँ पर होती है, मतलब इनको अगर यहाँ पे रखा जाए तो इनके बाद में ये एलिमेंट आएंगे ऐसे। तो ये पूरी दो सीरीज के बाद में यहाँ रखी जाएगी और उनके बाद में ये एलिमेंट्स आएंगे। तो अभी ध्यान से देखना होता क्या है, ये जो लैंथेनॉइड है ये आता है यहाँ पे, लैंथेनॉइड सीरीज आती है आपकी, ये जो नीचे वाली है ना ग्रीन वाली सीरीज, ये लैंथेनॉइड सीरीज यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद लैंथेनॉइड के बाद ये सीरीज 57 58 से शुरू होती है एंड 71 पे खत्म होती है।
58 से शुरू होती है, 71 पे खत्म होती है। ये आपकी लैंथेनाइड सीरीज एंड 72 लैंथेनाइड के बाद का एलिमेंट है। लैंथेनाइड के बाद का एलिमेंट मतलब पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट कहते हैं हम उसको। ये जो पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे लैंथेनाइड के बाद के एलिमेंट्स है, तो उनको पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट कहते हैं। और वैसा थैलियम भी पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट है। तो लैंथेनाइड में भी वही होता है, लेफ्ट टू राइट जाते समय, लेफ्ट टू राइट जाते समय एटम का धीरे धीरे कम होता है बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से एटम का साइज कम होना। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 58, 59, 60, 71, 61, 62 सो ऑन। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लैंथेनाइड्स के अंदर। लैंथेनाइड में एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के बावजूद भी एटम का साइज कम होता है। इस इफेक्ट को लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर भी फील्ड डी ऑर्बिटल आता है और फील्ड एफ ऑर्बिटल आता है। ये जो फील्ड एफ ऑर्बिटल है, ये बहुत ही खतरनाक पुअर शेल्डिंग इफेक्ट देते हैं। उसी का नतीजा है कि लैंथेनाइड्स के अंदर भी लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटम का साइज कम होता है। लैंथेनाइड में होता है सर, लेकिन इसमें क्यों हो रहा है? अरे भाई, ये जो है ना, ये लैंथेनाइड के बाद में ये इधर 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 लैंथेनाइड खत्म होता है, इसके बाद ये सारे पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट है। थैलियम भी आपका पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट है। इसके ऊपर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब एटम का साइज कम होने का इफेक्ट इसके ऊपर भी होता है, जिस वजह से थैलियम का साइज आपका कम होता है। तो ये था भाई लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। बाय द वे, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन और ये डी ब्लॉक कंट्रैक्शन को हम बहुत ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, उनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में। तो वहां पर मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल जस्ट थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में बता दिया। एनसीईआरटी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे भाई, आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, मुझे देख के बताना एनसीईआरटी के अंदर आगे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उसमें अभी मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक साइज वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया। एटॉमिक साइज के बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए तो आप एक डब्लू निकाल दो, टेढ़ा मेढ़ा डब्लू। वो कैसा? ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा। अब देखो, ये ऐसी अगर पॉइंट की लाइन खींचा जाए तो आप बताना सबसे ऊपर कौन है? ये आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये थोड़ा ऊपर चाहिए, इंडियम, और ये उसके भी ऊपर, और ये आपका थैलियम, और ये सबसे ऊपर। भाई सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बोरॉन की है, सबसे ज्यादा। उससे कम फिर एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम की है, गैलियम से कम आपके किसकी है? इंडियम की है, और इंडियम से भी ज्यादा किसकी है? थैलियम की है। अब ध्यान से देखना, इन वैल्यूज को कंपेयर कर लो। चाहिए तो ये थोड़ा तिरछा डब्लू चाहिए था, ये ऐसा ऊपर चाहिए था। आप चेक कर लो बराबर मैंने निकाला है कि नहीं वैल्यूज को। एक बार उस टेबल में से वैल्यूज को देख लो। पहले की वैल्यू है 801,577, फिर कम हो गया, फिर आपका इसका ज़्यादा है, फिर इसका कम हो गया, फिर इसका बढ़ गया, फिर अगेन इसका कम हो गया। लेकिन किससे कम हो गया भाई? इससे भी कम हो गया। तो डब्लू का साइज ये थोड़ा सा ऐसा चाहिए था, डब्लू इस तरीके का, और थैलियम का ऐसा चाहिए था। ठीक है, ये डब्लू देख लो, अब क्लियर हो जाएगा आपका। इस तरीके से निकालना, डब्लू का इधर वाला पार्ट ऊपर, इधर वाला नीचे। क्या है? बोरॉन सबसे ज्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा गैलियम, उससे कम आपका इंडियम, और उससे ज्यादा आपका थैलियम है। तो सबसे ज्यादा अगर सीक्वेंस लगाना है अपने को, तो ये डब्लू को याद रखना। बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम आपकी ये थैलियम की है, फिर उससे इससे थोड़ी कम आपकी गैलियम की है, और उससे कम आपकी एल्यूमिनियम की है, और उससे कम आपकी इंडियम की है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को याद रखना। फिर आपके मन में कहीं ना कहीं सर सवाल उठ रहा होगा, अरे सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ऊपर से नीचे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए थी। ये तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा ट्रेंड है यहाँ पे, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अजीबोगरीब ट्रेंड है। तो डब्लू याद रखना ना भाई, डब्लू को थोड़ा टेढ़ा निकाल देना, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, और इन दोनों में ये आपका ये नीचे रहेगा और ये आपका ऊपर रहेगा, बोरॉन। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज याद होगी। फिर मन के अंदर कहीं ना कहीं सवाल उठता है, सर ऐसा क्यों? सर आयोनाइजेशन की एंथैल्पी की अगर बात करें तो हर ग्रुप के पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है ना हमारी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज बढ़ने से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए वह आसानी से निकल जाता है, और साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। लेकिन यहाँ तो टेढ़ा मेढ़ा सीन हो रहा है। तो यहाँ टेढ़ा मेढ़ा सीन होने का कारण क्या है? आपको मुझे कारण एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, आप ही समझ चुके होंगे। यहाँ पर एक तो साइज भी तो गड़बड़ा जाती है। बोरॉन बोरॉन का साइज बहुत छोटा है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है, ये तो सर समझ में आ गया।
एल्यूमिनियम का जो साइज है सर, एल्यूमिनियम का वो बोरॉन से बड़ा साइज है, तो उसकी एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से कम होनी चाहिए, वो भी है कम, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी समझ में आ गया। यहाँ देख लो, यहाँ लिख देता हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। छोटा इसका बड़ा हो गया, इसका और साइज बड़ा, और बड़ा, और भी साइज बड़ा हो गया। सर इसका साइज बहुत छोटा, एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा है, समझ गए। इसका साइज जो है सर, बोरॉन से एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, इसलिए इसकी आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बोरॉन से कम होनी चाहिए थी, कम है। लेकिन सर ये जो गैलियम है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा थोड़ी है भाई, साइज की बात करो। ये जो एल्यूमिनियम है, इससे गैलियम का साइज छोटा नहीं है, हमने वैल्यूज देखी हुए, इसका साइज बड़ा होना चाहिए था। एल्यूमिनियम से गैलियम का साइज, एल्यूमिनियम से गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, लेकिन बड़ा नहीं, ये क्या है, छोटा है। साइज छोटा है गैलियम का, इसलिए उसके आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है। ये समझ में आ गया। सर इंडियम एंड थैलियम की बात कर रहा हूँ, इंडियम की वैल्यू सर कम है गैलियम से, हाँ, क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है, इंडियम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम इंडियम की, ये भी समझ गए। लेकिन इसका साइज तो सबसे बड़ा है सर थैलियम का, अगर थैलियम का साइज सबसे बड़ा होगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाना चाहिए, और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अगर सर आसानी से निकल जाएगा तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम रहनी चाहिए। थैलियम की आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। कारण आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया कारण है, आपको मालूम है, और वो कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट और पुअर शेल्डिंग इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट शेल के एस के दो इलेक्ट्रॉन इसी के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, और वहीं पर पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर फील्ड वाला डी एन एफ ऑर्बिटल है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D10F14 होता है, ये काफी पुअर शेल्डिंग इफेक्ट कर देते हैं, इसलिए अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं, वो आसानी से निकलते नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर गाइस आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से न निकल पाने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, इसको याद रखना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में देख लो आपको कौन सा पॉइंट दिया हुआ अगला, मुझे देख के बता देना भाई। उसी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में दो तीन प्रकार की आयनेशन एंथैल्पी होती है। पहला होता है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड। हमेशा बताने की जरूरत नहीं, किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कहते हैं, दूसरा निकालने के लिए लगने वाली को सेकंड, और तीसरा निकालने के लिए लगने वाली को थर्ड कहते हैं। हर एक एटम की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी कम होती है, उससे ज्यादा सेकंड आयनेशन एंथैल्पी होती है, और उससे ज्यादा थर्ड आयनेशन एंथैल्पी होती है। क्यों ऐसा होता है, कारण मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको पहले ही। क्योंकि मान लो किसी भी एटम का, मतलब बोरॉन का एग्जांपल ले लो भाई, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 5, यही लिख देता हूँ नीचे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। और बोरॉन के अंदर अगर बात करेंगे यहाँ प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो आपको मालूम है बोरॉन के अंदर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ बोरॉन में से, तब उस समय जो एनर्जी लगती है मुझे, पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को मैं फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कहूंगा। भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू आती है उसे मैं सेकंड आयनेशन एंथैल्पी कहूंगा। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और वो निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को मैं थर्ड आयनेशन एंथैल्पी कहूंगा। भाई होता क्या है, जब बोरॉन न्यूट्रल था तो उसके अंदर 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन थे, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो था। लेकिन जैसे बोरान में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, प्रोटॉन 5 हो गए। अब ये जो 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखते हैं। पहले इन 5 प्रोटॉन को क्या करना था, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन पजेस करना था, इसलिए उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं पजेस कर पा रहे थे। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, अब इन चारों के साथ जो अट्रैक्शन इसको पजेस करना है वो काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पजेस करेगा, क्योंकि पहले 4-5 लोग के साथ करना था, अब चारों के साथ ही अट्रैक्शन पजेस करना है। अब क्योंकि अट्रैक्शन कम इलेक्ट्रॉन के साथ पजेस करना है, इसलिए अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप यहां से निकालने की कोशिश करोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। अब देखो दूसरा भी निकल चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को सेकंड आयनेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, प्रोटॉन तो 5 ही। अब भाई ये 5 प्रोटॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पजेस करेंगे, और जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पजेस करेंगे उतना फिर से उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगी। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये और भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पजेस करेगा। तो होता क्या है, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके बाद सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्यों ज्यादा लगती है, वो इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन उस समय ज्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और कम इलेक्ट्रॉन के साथ वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पजेस करता है, इसलिए उनको निकालना
मुश्किल हो जाता है। हम ये कहते हैं इसको टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है। इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा सेकंड ज्यादा होती है और सेकंड से हमेशा थर्ड ज्यादा होती है। भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे, देखो कौन सा पॉइंट अगला बताना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का अगला पॉइंट देखेंगे। फिर अपने को क्या मिलता है, उस टेबल को भी हमने उस दिन देख लिया हुआ था, एक बार फिर से देख लो अगर आप भूल गए होंगे तो। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन द केमिकल रिएक्टिविटी तो हम देखेंगे, फिलहाल आप ये देख लो उस टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है। लेकिन उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको कतई इग्नोर नहीं कर सकते हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 मिनट के अंदर देख लो फटाफट। क्या बोला है, बोरॉन जो है मेटालिक इन नेचर है, हमने पहले कहा था काफी हार्ड एंड स्ट्रांग होता है, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। ये आपका एलोट्रोपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसके 2 इलेक्ट्रोड्स दिए, एक आपका क्रिस्टलाइन बोरॉन, दूसरा है एमोर्फस बोरॉन। तो भाई क्रिस्टलाइन बोरॉन की बात करें, ड्यू टू द वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन बोरॉन मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है एंड बाकी जो एलिमेंट्स है उस ग्रुप के उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसा आपका एस ब्लॉक के अंदर हो रहा था, पहला आपका लिथियम और बेरिलियम कैसे अपने अपने ग्रुप के अंदर स्ट्रांग थे, बाकियों अपने ग्रुप के अंदर बाकी थोड़े सॉफ्ट थे, इसलिए बाकियों का मेल्टिंग पॉइंट कम था। और लिथियम एंड बोरॉन का, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट जैसे एस ब्लॉक में ज्यादा था, वैसे पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन काफी हार्ड होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है वो ये कि जो गैलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, हमने उस दिन डिस्कस किया था 303 केल्विन का है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट 2673 केल्विन का है। इसलिए टेम्परेचर मेजर करने वाली डिवाइसेस के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंसिटी जो होती है हर ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल के ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है। और भाई फिर उसके बाद हमने एक टेबल देखा हुआ था, आपको अच्छे से याद होगा, वो टेबल के अंदर हमने डिस्कस किया था टेबल 11.2, और उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था कि ऊपर से नीचे जैसे हम आएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास भी बढ़ता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखे थे, एटॉमिक रेडाई भी देखा था, ऊपर से नीचे बढ़ता है। सिर्फ एक्सेप्शन आपका गैलियम था, गैलियम के लिए कम हो रहा था। फिर उसके बाद आपको याद होगा आयनिक रेडाई भी ऊपर से नीचे बढ़ता ही है, लेकिन आयनिक रेडाई भाई कहीं पर भी कम नहीं हो रहा था, इस बात को याद रखना। एटॉमिक रेडाई कम हो रहा था लेकिन आयोनिक रेडाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था ऐसा अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा, बोले अरे सर ये बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम का साइज है, एल्यूमिनियम से कम इसका साइज हो गया क्योंकि इसके अंदर पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है, फिर इससे ज्यादा इसका हो गया और फिर इससे ज्यादा इसका हो गया। तो ये एटॉमिक रेडाई में जैसा होता है वैसा आयनिक रेडाई में नहीं होता। आयनिक रेडाई में यहाँ से यहाँ बढ़ती है, फिर यहाँ से यहाँ भी बढ़ती है, फिर यहाँ से यहाँ भी बढ़ती है, यहाँ से यहाँ भी बढ़ती है। सर यहाँ जैसे एटॉमिक रेडाई में कम हो रहा है वैसे आयनिक रेडाई में क्यों नहीं कम होगा? भाई आयोनिक रेडाई कब आती है? जब आयन बन जाता है, और इसका आयन रहेगा मान लो बेरिलियम 3+, इसका एल्यूमिनियम 3+, इसका गैलियम 3+ या +1 भी एग्जिबिट कर सकता है। ये जब आयन बनते हैं तो आयन बनते समय भाई आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही लॉस हो जाते हैं, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही अगर नहीं रहे तो उसका न्यूक्लियस पुअर शेल्डिंग इफेक्ट उनके साथ करेगा ही नहीं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, तो एटम का साइज कम नहीं करेगा। अगर किसी ने पूछा कि आयनिक रेडाई आपकी क्यों नहीं कम हो रही है, उसका कारण बताइए, तो बोलना भाई जब आयन बन जाता है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहते हैं, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न रहने के वजह से वो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट उसके न्यूक्लियस के साथ नहीं देते, उसके न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं पजेस करते वो इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से एटम का साइज कम नहीं होता आयनिक रेडाई के अंदर। फिर आपके आयनिक रेडाई के बाद हमने आयनेशन एंथैल्पी भी डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बढ़ने की वजह से कम होती जाती है, इसके अंदर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, उसको याद रख लेना। खाली पहला जो है बोरॉन उसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बाकी एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम आपका धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जा रहा है। वैसे तो ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन और भी कुछ इसके अंदर फैक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करता है हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर देख लिया था। फिर उसके बाद भाई डेंसिटी हर ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ती है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होने वाला है, ऊपर से नीचे कम कम होते जाने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला हार्ड एलिमेंट है, नीचे वाले सॉफ्ट है, तो ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है, विथ सम ऑफ द एक्सेप्शन। वो कौन सा एक्सेप्शन है वो देख लो, एक तो गैलियम है और दूसरा आपका इंडियम नहीं है, दूसरा है आपका थैलियम। अगर आप गैलियम के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपका बोरॉन का है, काफी हार्ड होने की वजह से, उससे कम आपका एल्यूमिनियम का है, उससे कम आपका गैलियम का है, और उससे ज्यादा इंडियम का। इंडियम का ज्यादा नहीं है एक्चुअली, गैलियम का कम हो गया। गैलियम का कम क्यों हो गया? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 303 केल्विन पे। और अचानक से अगर ध्यान से देखा जाए थैलियम की बात करेंगे, थैलियम का अचानक से बढ़ गया है मेल्टिंग पॉइंट,
तो भाई थैलियम का अचानक से मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और अगले वीडियो के अंदर मैं इसको बताऊंगा। आपको अभी देखना है कि क्यों अचानक से थैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। भाई बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट अगर ध्यान से देखेंगे तो बराबर ट्रेंड ओबे कर रहा है, ऊपर से नीचे आपका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। +1 +3 का मतलब क्या है कि अगर कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो M बनेगा, और कोई मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो M बनेगा। अगर मेटल +3, क्योंकि ये ग्रुप 1 के मेटल है, सॉरी ग्रुप 1 नहीं, ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है अगर वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके M बनेगा, या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके M बनेगा। तो इनके लिए अपने को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है भाई, उन्हीं वैल्यू को तुमने ध्यान से देखना है। और उन वैल्यू के अंदर अगर देखेंगे तो सबसे कम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, मोर नेगेटिव जो है एल्यूमिनियम की है, और फिर आपकी लेस नेगेटिव होते जा रही है। मतलब +1 के लिए देखा जाए तो ऊपर से नीचे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो में गाइस इतना ही लेते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो उसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।